इंडिया की इकोनॉमी कंटिन्यूअस ग्रोथ पर है। अगर जीडीपी वाइज देखा जाए तो अब इंडिया 5th लार्जेस्ट जीडीपी में भी काउंट होता है। वहीं अगर गरीब देशों की बात की जाए तो इंडिया कभी भी गरीब देशों में काउंट हुआ ही नहीं। स्टार्टिंग से लेकर अब तक इंडिया ग्लोबल का एक्सपोर्ट लीडर रहा है। अगर हम मंदिरों में डोनेशंस की बात करें तो इतना गोल्ड डोनेट किया जाता है, जिससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि इंडिया के पास कभी गोल्ड जैसे प्रीशियस ऑर्नामेंट्स की कमी हुई नहीं। स्टार्टिंग से लेकर अब तक लोग गोल्ड में और इस तरीके के प्रीशियस मेटल्स में इन्वेस्ट करते हुए आए हैं। लेकिन आज के टाइम पर लोगों के पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें लोग इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपने रिटर्न्स कमा सकते हैं। लेकिन स्टिल, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंडियंस अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर इतने ज्यादा डम क्यों हैं? और यही जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, जिसे हम रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन भी बोल सकते हैं, वही डिसीजंस हमारी इकोनॉमी को भी इंपैक्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों अभी तक इंडियंस अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं और साथ में इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले अगर ओल्ड एरा की बात की जाए तो उस टाइम पर लोगों के पास ऑप्शंस नहीं थे, तो लोग गोल्ड, प्रॉपर्टी और इस तरीके की चीजों में इन्वेस्ट किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पर लोगों के पास काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स हो गया, शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई। बहुत सारे ऑप्शंस लोगों के पास अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कितने लोग इस ऑप्शन को चूज करते हैं तो उनका परसेंटेज लगभग 19% ही है। वहीं अगर मैं हाउस वाइफ्स की बात करूं तो वो अक्सर ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चूज करते हैं जहां पर 100% सिक्योरिटी मिले, जैसे कि एफडी हो गया, गोल्ड हो गया या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी खरीदना हो गया। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को ये लोग चूज कर रहे हैं उसमें कितना ज्यादा कॉस्ट इन्हें बेयर करना पड़ता है? अब इन सब चीजों को साइड रख के सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट टर्म है क्या और ये कैसे काम करता है। अगर इन्वेस्टमेंट टर्म की बात की जाए, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है होल्डिंग असेट्स जो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न ला के दे। यानी कि अगर आपके पास एक ऐसा असेट है जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है या फिर उसकी वजह से आपके पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है, तो वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट होगा। अब दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं। सबसे पहले होता है फिजिकल इन्वेस्टमेंट और उसके बाद होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फिजिकल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स का मतलब ये होता है जिन असेट्स को आप छू सकते हो और साथ में आप उसे फील भी कर सकते हो। वहीं अगर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स को देख भी नहीं सकते और ये सब कुछ डिजिटल होता है। अगर फिजिकल इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल दिए जाए तो जैसे गोल्ड हो गया, या फिर आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, या फिर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, तो ये आपके लिए हो गया फिजिकल इन्वेस्टमेंट। वहीं अगर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हो, एफडी में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वो हो गया आपके लिए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो आप फिजिकल टू फाइनेंशियल भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं, अगर आपको फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है तो इन दैट सिचुएशन आप आरईआईटीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत भी नहीं होती और डायरेक्टली आप उसी में इन्वेस्ट कर सकते हो। साथ में अगर गोल्ड की बात की जाए, अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो तो आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो गोल्ड बॉन्ड्स में या फिर डिजिटल गोल्ड में। अब डिजिटल गोल्ड को भी आप दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हो अपने फिजिकल इन्वेस्टमेंट में, यानी कि आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो इन डिजिटल गोल्ड, आप उसे अपने घर पर एज एन फिजिकल गोल्ड भी डिलीवर करा सकते हो। अब कुछ ही ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जिसमें आप फिजिकल टू फाइनेंशियल कन्वर्ट कर सकते हो या फिर फाइनेंशियल टू फिजिकल कन्वर्ट कर सकते हो। अब सबसे पहले बात की जाए डिसएडवांटेजेस ऑफ फिजिकल इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले अगर मैं गोल्ड की बात करूं तो वहां पर आपको काफी सारे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ते हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं अपने शौक के लिए गोल्ड खरीद रहा हूं, ज्वेलरी पहनने के लिए खरीद रहा हूं, तो आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट के रूप में गोल्ड खरीद कर इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए एक बहुत बुरा डिसीजन हो सकता है। सबसे पहले अगर आप ज्वेलरी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको काफी ज्यादा मेकिंग चार्जेस पे करने पड़ते हैं, जीएसटी पे करना पड़ता है, जो आप जब उसे सेल करोगे वो आपको रिटर्न भी नहीं मिलेगा। अब अगर बात की जाए प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में भी आपको बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका कॉस्ट बियर करना होता है। अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी आपको गोल्ड में भी कॉस्ट बियर करना पड़ता है और प्रॉपर्टी में भी आपको उसका कॉस्ट बियर करना पड़ता है। और साथ में प्रॉपर्टी में बहुत सारे कॉस्ट ऐसे होते हैं जैसे कि रजिस्ट्री कॉस्ट, और उसके बाद आपको डीलर्स का कॉस्ट भी बियर करना पड़ता है,
क्योंकि डायरेक्टली आप उसे सेल नहीं कर पाते, आपको मीडिएटर या फिर ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं फिजिकल इन्वेस्टमेंट के। अब आते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट पर। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आपको कोई भी स्ट्रगल करने की जरूरत होती ही नहीं है। आप डायरेक्टली अपने मोबाइल से यानी कि सिर्फ एक क्लिक पर अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर बात की जाए ब्रोकर्स की, तो पहले के टाइम पर क्या होता था कि फुल टाइम ब्रोकर्स अवेलेबल होते थे। फुल टाइम ब्रोकर्स के अकॉर्डिंग आपको ऑफिस में जाना पड़ता था, शेयर्स खरीदने पड़ते थे और अपने पेपर्स को अपने पास संभाल के रखना पड़ता था। लेकिन अब ये सारी चीजें काफी ज्यादा आसान हो गई हैं। आपको सिर्फ एक ऐप इंस्टॉल करना है, एक डीमैट अकाउंट ओपन करना है और उसी में ही अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देनी है। जो भी आप शेयर्स खरीदोगे वो आपके डीमैट अकाउंट में ही एज एन डीमैट फॉर्म आपको मिल जाएंगे। साथ में इसमें एक और बेनिफिट आपको ये मिलता है कि लॉन्गर रन में आपके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन मिस भी हो जाती है तो इन दैट सिचुएशन आपके पास सारी इंफॉर्मेशन उस डीमैट अकाउंट में रहेगी। हालांकि अब धीरे धीरे लोग काफी ज्यादा इसके बारे में अवेयर होते जा रहे हैं और साथ में अपनी इन्वेस्टमेंट्स भी स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके पास सबसे पहले तो उससे रिलेटेड नॉलेज होनी चाहिए कि आप कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो, कौन से फाइनेंशियल असेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और आज के टाइम पर आपके पास बहुत सारे सेफर ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। अगर आप सिर्फ एफडी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आज के टाइम पर आपके पास बहुत सारी ऐसी बैंक्स अवेलेबल हैं जो आपको हायर रिटर्न्स प्रोवाइड कराती हैं। पहले के टाइम पर लोगों के पास गवर्नमेंट स्कीम्स भी नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम पर हर किसी के लिए एक एडवांटेजियस गवर्नमेंट स्कीम भी आ गई है। चाहे वो बच्चा हो या फिर सीनियर सिटीजन, हर कोई अपनी नीड के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकता है और साथ में सिक्योरिटी भी ले सकता है। लेकिन इन सब चीजों के बारे में ज्यादा अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर कोई गलत इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर लेता है या फिर रॉन्ग डिसीजन लेता है तो उसका इकोनॉमी पर इम्पैक्ट कैसे पड़ता है। अगर बात की जाए अच्छी कंपनीज की तो वो कंटिन्यूअस ग्रोथ पर हैं। अगर हम अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी इकोनॉमी को भी ग्रो करेंगी। और साथ में आपको ये भी बताना चाहूंगी कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती हैं। तो अगर इकोनॉमी में कंपनीज आगे बढ़ेंगी तो हमारी इकोनॉमी और जीडीपी भी आगे बढ़ेगा। वहीं अगर आप कोई गलत इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चूज कर लेते हो या फिर अपने पास सिर्फ कैश रखते हो तो इन दैट सिचुएशन हो सकता है कि इकोनॉमी में जो कंपनी आगे बढ़ सकती थी वो ना बढ़ पाए। और साथ में अगर आप किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो, जो हो सकता है कोई फ्रॉड कंपनी हो, कोई ऐसी कंपनी हो जो कंटिन्यूअस लॉस पर हो, तो वो डायरेक्टली इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगी और इकोनॉमी को गिराएगी। तो हम इंडियंस को अपनी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को काफी ज्यादा इंक्रीज करना होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करनी होगी और जो आप अपना अमाउंट यानी कि एक्स्ट्रा इनकम कंजम्पशन पर वेस्ट कर रहे हो उसको सेव कर आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब इन्वेस्टमेंट के लिए आपके लिए सेविंग भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप सेव कर सकते और अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास ज्यादा अमाउंट नहीं है, आप बहुत ही थोड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम 500 रुपीज से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आजकल तो आपके पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना है तो उससे रिलेटेड सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी। आप जाकर वीडियोस चेक कर सकते हो और साथ में ये भी देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बेटर है। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी। उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और आपका इस पे क्या ओपिनियन है ये भी कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर देना ताकि हर कोई फाइनेंशियल लिटरेट होकर अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सके। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना।